Good morning to all and one present here. Welcome in the business studies class. In this session, we are going to discuss the sources of business finance. In previous session, we have already discussed the first three sources of finance. First one is equity shares, second one is preference shares, and third one is debentures. Now we are going to next two sources of finance. One is retained profits and other is public deposits. What are retained earnings, retained profits or plowing back of profits? Out of total profits earned by a company in a particular year, a certain percentage is retained in the business without distributing as dividend among shareholders. This undistributed profit is known as retained profit. It is a source of internal finance or self-financing. It is also known as plowing back of profits. It is treated as an ownership fund and will serve the purpose of long-term and short-term finance. It is usual practice of a company to transfer a part of its profit to general reserve. Every year, when these reserves are accumulated into a large amount, after a few years, this can be employed in modernization, expansion of the business. What are retained earnings, retained profits रियल में क्या हैं? किसी भी कंपनी को जितने भी प्रॉफिट्स एक पर्टिकुलर ईयर में हो रहे हैं, उन पर्टिकुलर प्रॉफिट्स में से कुछ परसेंटेज जो है, सर्टेन परसेंटेज जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और कुछ परसेंटेज को बिजनेस में ही रिजर्व्स की फॉर्म में रख लिया जाता है. रिटेन्ड प्रॉफिट्स एक तरह से क्या है, रिजर्व्स हैं. ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की फॉर्म में बिजनेस में ही रख लिए गए हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और उन अप एंड डाउन्स को फेस करने के लिए बिजनेस के पास अपने कुछ फंड्स होने चाहिए, अपने कुछ रिजर्व्स होने चाहिए, ताकि अगर बिजनेस को कुछ लॉस हो रहे हैं तो बिजनेस ऑन द स्पॉट अपने फाइनेंस से उन लॉसेस को कंपनसेट कर सके. तो हर कंपनी क्या करती है कि अपने टोटल प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की फॉर्म में, रिजर्व्स की फॉर्म में अपने पास ही रखती है. जो पार्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसे हम क्या कह रहे हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट कह रहे हैं, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कह रहे हैं, ओनरशिप फंड कह रहे हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कह रहे हैं, इंटरनल फाइनेंस कह रहे हैं. ये सभी जो नेम है वो किसके हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट्स के ही हैं. रिटेन्ड प्रॉफिट्स धीरे धीरे जो हम एवरी ईयर जो है थोड़ा थोड़ा रिजर्व की फॉर्म में हम कलेक्ट कर रहे हैं, जब वो बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास कलेक्ट हो जाता है तो हमने बिजनेस का मॉडर्नाइजेशन करना है, एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करना है, न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करनी है, फिक्स्ड एसेट्स का रिन्यूअल करना है, यानी कि न्यू परचेज करनी है फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगते लगते धीरे धीरे वो बिल्कुल जीरो हो जाती हैं और उन्हें कुछ टाइम पीरियड के बाद एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है सभी फिक्स्ड एसेट्स की. उस लाइफ स्पैन के बाद हमें न्यू फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें एक लार्ज फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है और वो लार्ज फंड्स हम कहाँ से अरेंज करते हैं, हम रिटेन्ड प्रॉफिट से ही अरेंज करते हैं. इट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स. Now come to the advantages and limitations of retained profits. Very first we are going to discuss the advantages. First one is cheapest source of finance. Retained profits owners fund है, own fund है, self financing है. इसे हमने किसी से भी नहीं लिया, ना हमने इनको शेयर्स इशू करके कलेक्ट किया, ना हमने इनको डिबेंचर्स इशू करके कलेक्ट किया, ना हमने किसी बैंक से लोन लिया. तो ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना पैसा है. तो ऑर्गेनाइजेशन को इस पैसे के ऊपर, इन फंड्स के ऊपर ना तो कोई डिविडेंड पे करना है और ना ही कोई इंटरेस्ट पे करना है. जब आपको ना ही कोई डिविडेंड पे करना है, ना ही कोई इंटरेस्ट पे करना है, तो ओन फंड्स जो हैं वो आपके लिए क्या रहेंगे, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस रहेंगे. सेकेंड इज सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल्स. बिजनेस में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं. उन अप एंड डाउन्स को फेस करने के लिए बिजनेस के पास अगर अपने फंड्स होते हैं तो बिजनेस इजीली उन अप एंड डाउन्स को फेस कर सकता है. स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बिजनेस में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट्स में जो है वो स्टेबिलिटी रहे.
प्रॉफिट्स कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हो कि आप अपने शेयर होल्डर्स को स्टेबल डिविडेंड प्रोवाइड करो, कम डिविडेंड प्रोवाइड मत करो। इट मीन्स कि प्रीवियस ईयर में जितना डिविडेंड आप दे रहे हो, कम से कम उतना डिविडेंड करंट ईयर में भी आप उनको प्रोवाइड करो। लेकिन आपके प्रॉफिट्स क्या हुए हैं? इनसफिशिएंट हुए हैं। आपके प्रॉफिट्स कम हैं, लेकिन आप फिर भी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इक्वल डिविडेंड देना चाहते हो, तो आप कहाँ से फाइनेंस लाओगे? फंडिंग कहाँ से करोगे अपनी? तो हम फंडिंग करेंगे रिटेन्ड प्रॉफिट से। रिटेन्ड प्रॉफिट्स जो जनरल रिजर्व्स, जो प्रीवियस ईयर्स में हमने अपना कुछ पैसा सेविंग्स के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में रखा था, वहां से हम कुछ पार्ट निकालेंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में ऐड करेंगे और शेयर होल्डर्स को प्रीवियस ईयर के इक्वल डिविडेंड अनाउंस करेंगे। तो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हमारी डिविडेंड पॉलिसीज को स्टेबल रखने में भी हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। एवरी ईयर रिटेन्ड प्रॉफिट्स का स्मॉल पार्ट्स जो है वो डिपॉजिट होता रहता है, और जब वो फंड्स लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम अगर अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो हमारे पास अपने ओन फंड्स हैं, हमें शेयर्स इशू नहीं करने पड़ेंगे, डिबेंचर्स इशू नहीं करने पड़ेंगे। ओन फंड से ही हम क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। जनरल रिजर्व्स जो हैं वो हमारे पास अगर बहुत लार्ज अमाउंट में है, हमारे जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में है, तो ऑटोमेटिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक आपके कंपनी के जो मार्केट में शेयर के प्राइजेस हैं वो भी क्या होने शुरू हो जाएंगे? इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। लास्ट वन इज इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। मोर द सेविंग्स ऑफ द country are invested, greater is the volume of the capital formation। अगर आपकी कंट्री में सेविंग्स का जो ग्राफ है वो बहुत हाई है, तो ऑटोमेटिक कैपिटल फॉर्मेशन का वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन का जो रिलेशन है वो किसके साथ होता है? सेविंग्स के साथ होता है। जितनी ज़्यादा सेविंग्स होती हैं, यानी कि सेविंग्स में हम जितनी मनी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री का जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे फंड्स आ जाते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक परचेजिंग पावर्स इंक्रीज होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा? ऑटोमेटिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा। दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स। नाउ कम टू द लिमिटेशंस ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स। लिमिटेशंस बहुत कम है इसकी। रिटेन्ड प्रॉफिट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इनकी हेल्प से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, अपने डिविडेंड पॉलिसीज को स्टेबल रख सकते हैं, बिजनेस में होने वाली जो अप एंड डाउन्स हैं उनको इजीली फेस कर सकते हैं, हमारे शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट इन बेनिफिट्स के साथ साथ हमारे पास कुछ इनके लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट वन इज डेंजर ऑफ मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या सिचुएशन होती है? मोनोपोली वो सिचुएशन होती है जब मोनोपोली मार्केट से, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मोनोपोली मार्केट क्या होती है, वहां से आपको क्लियर होगा। मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर नंबर ऑफ सेलर होता है 1 और नंबर ऑफ बायर्स होते हैं बहुत सारे। एक सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं, तो ऑटोमेटिक सेलर क्या करेगा? अपनी मन चाहे प्राइजेस पर गुड्स प्रोवाइड करनी शुरू कर देगा। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? मोनोपोली कहेंगे। अब आ जाइए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में मोनोपोली का क्या मीनिंग है। डेंजर ऑफ मोनोपोली मीन्स कि अगर कंपनी के पास अपने ही फंड्स हो जाएंगे तो वो तो ना तो शेयर्स इशू करेगी, ना डिबेंचर्स इशू करेगी, ठीक है, ना ही अदर सिक्योरिटीज इशू करेगी। यानी कि सारी की सारी ओनरशिप किसकी हो जाएगी? कंपनी की हो जाएगी, ठीक है। कंपनी नए शेयर्स इशू करना बंद कर देगी, जो ओल्ड शेयर्स उसके पास चल रहे हैं वही चलते रहेंगे, क्योंकि कंपनी के पास अपने ही फंड्स हैं। कंपनी का साइज ग्रो करेगा, कंपनी एक्सपेंशन लेगी, एक्सपेंड होगी, बट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एक्सपेंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या कर रही है? ओन फंड्स को ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। अपने ही जनरल रिजर्व से सेव किए हुए फंड को कंपनी ने क्या किया है? अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और बिजनेस का एक्सपेंशन कर लिया। तो इससे क्या होगा? कंपनी का साइज तो बड़ा है लेकिन शेयर होल्डर्स क्या है? कम है। तो वहां पर कंपनी की अपनी मोनोपोली चलेगी, शेयर होल्डर्स की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। शेयर होल्डर्स जो हैं वो जो बिल्कुल लिटिल बिट रोल प्ले
करेंगे। तो डेंजर ऑफ मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कब? जब कंपनी के पास अपने ही प्रॉफिट्स हों, रिटेन्ड प्रॉफिट्स हों, कंपनी नए शेयर्स इशू करना बंद कर दे। नेक्स्ट इज डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अब कंपनी क्या कर रही है? जनरल रिजर्व की फॉर्म में बहुत सारा पैसा रखती जा रही है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स जो है वो अपने इंक्रीज करती जा रही है। जितने भी प्रॉफिट्स कंपनी को एक पर्टिकुलर ईयर में हो रहे हैं, उन प्रॉफिट्स में से बहुत सारे प्रॉफिट्स को वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखती है और प्रॉफिट्स का लिटिल बिट पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द शेयर होल्डर्स। अब कंपनी के पास अपने ही बहुत सारे फंड्स कलेक्ट होते जा रहे हैं, तो यानी कि कंपनी की जो कैपिटल है वो इंक्रीज होती जा रही है। कंपनी कौन सी सिचुएशन में आ जाएगी? ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में आ जाएगी। ओन फंड्स उसके पास इतने ज़्यादा हो जाएंगे, कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, वहाँ एक्सपेंशन का कोई चांस नहीं है। तब उस केस में कंपनी का जो कैपिटल फंड है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो हम उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? ओवर कैपिटलाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू शेयर होल्डर्स। अब सारा का सारा पैसा खुद का है, कंपनी रिटेन प्रॉफिट्स में से ही सारे फंड्स यूज कर रही है। जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो है वो क्या होता जा रहा है? रोल बिल्कुल लिटिल बिट होता जा रहा है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी कम मिलेगा, शेयर होल्डर्स की वोटिंग राइट्स भी कम होंगे, तो शेयर होल्डर्स का मार्केट में क्या हो रहा है? यहाँ पर लॉस हो रहा है। दीज आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट्स। Now next source of finance is public deposits. The deposits that are raised by organizations directly from the public as loan or debt are called public deposits. Companies advertise in newspapers for inviting general public to invest their savings in public deposits. Rate of interest offered on public deposits are usually higher than that offered on bank deposits. Companies generally invite public deposits for a period up to 3 years. It is a source of medium term or short term finance. Public deposits are unsecured loans and depositors are like ordinary creditors. Let students listen carefully कि what is the meaning of public deposits. Public deposits means कि जब कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट पब्लिक से लोन ले रही हैं और इसमें कोई भी जो है सिक्योरिटी नहीं है। सबसे वेरी फर्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा वो क्या रहेगा कि कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल पब्लिक से लोन ले रही हैं, पब्लिक उन्हें लोन की फॉर्म में अपने फंड्स प्रोवाइड कर रही है, कंपनी उन्हें फिक्स परसेंटेज से इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, बट बीच में कहीं भी कोई भी सिक्योरिटी फैक्टर नहीं है। सिक्योरिटी फैक्टर मीन्स कि कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया, उनके फंड लिए, लेकिन बदले में अपनी कोई भी फिक्स्ड एसेट पब्लिक के पास सिक्योरिटी की फॉर्म में नहीं रखी है। पब्लिक को फेथ है कंपनी की गुडविल पर कि ये कंपनी हमारे फंड्स को विद इंटरेस्ट टाइमली हमें रिटर्न कर देगी। अगर कंपनीज की गुडविल अच्छी होती है तो ही उनके पब्लिक डिपॉजिट जब न्यूज़पेपर्स में वेरियस अदर एडवर्टीजमेंट सोर्स की हेल्प से एडवर्टाइज होते हैं, तभी जनरल पब्लिक उनके पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। अगर कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, मार्केट इमेज नहीं है कंपनी की, तो एडवर्टाइज करने पर उनके पब्लिक डिपॉजिट्स को जनरल पब्लिक, आप और हमारे जैसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि पब्लिक के माइंड में ये पॉइंट रहता है कि हमने अपने फंड्स अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए और अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया या इन्होंने हमारे फंड्स रिटर्न नहीं किए, तो हमारे पास सिक्योरिटी की फॉर्म में कोई भी एसेट्स नहीं है कि विद द हेल्प ऑफ कोर्ट हम उन एसेट्स को सेल कर दें और उनसे अपने फंड्स का रीपेमेंट कर लें, रियलाइजेशन कर लें। पब्लिक डिपॉजिट्स जो हैं अच्छी रेप्यूटेड, गुड रेप्यूटेड कंपनीज ही इशू कर पाती हैं। जो कंपनीज मार्केट में न्यू हैं, जिनकी कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अभी तक मार्केट में नहीं है, वो पब्लिक डिपॉजिट एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज नहीं कर सकती हैं। मोस्टली पब्लिक डिपॉजिट्स पर जो कंपनीज इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज कंपैरिजन टू बैंक डिपॉजिट्स। अब नेचुरल है कि बैंक में आपका मनी जो है वो क्या है, बिल्कुल सेफ है।
और आप अनसेफ मोड में अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जहां अब आप अपना मनी पब्लिक डिपॉजिट्स की फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पर आपके पास सिक्योरिटी की फॉर्म में कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा तो ही आप ये रिस्क उठाने के लिए रेडी हो जाओगे। अब यहाँ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि बैंक अगर आपको 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पब्लिक डिपॉजिट्स आपको 9 और 10% इंटरेस्ट देते हैं। तो हायर इंटरेस्ट के रिक्वायरमेंट से, उसकी नीड से जो पब्लिक है वो अट्रैक्ट होती है कहाँ, पब्लिक डिपॉजिट्स की तरफ, जो अनसिक्योर्ड नेचर के होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स मोस्टली 1 ईयर से 3 ईयर्स तक इशू किए जाते हैं, ठीक है। कई बार ये 3 मंथ 6 मंथ्स के लिए भी इशू किए जाते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं। ये अनसिक्योर्ड लोन्स हैं क्योंकि कोई भी फिक्स एसेट या करंट एसेट यहाँ पर सिक्योरिटी की फॉर्म में यूज नहीं की गई है। और जो डिपॉजिटर हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो एक ऑर्डिनरी क्रेडिटर है कि पैसे वापस मिल गए तो ठीक है, और मे बी वहां पर बैड डेट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर कंपनी को कोई लॉसेस हो गए तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। नाउ कम टू द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। देयर आर सम एडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज इजी मेथड। सिंपल एडवर्टाइज करना है, कोई लीगल हैसल्स नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी जो है हम अपने फाइनेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज बेनिफिट ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारा बार बार ये टर्म यूज होता रहता है। व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें ये बताता है कि हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, हम कौन है, फाइनेंस मैनेजर, एक फाइनेंस मैनेजर को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ कुछ ऐसा फिक्स परसेंटेज वाला फिक्स्ड कैपिटल भी जो है वो यूज करना चाहिए। यानी कि इक्विटी शेयर्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज किया। अब पब्लिक डिपॉजिट्स पर हम क्या प्रोवाइड करेंगे? फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और हमेशा क्या होता है कि अगर इक्विटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है तो उससे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक डिविडेंड भी हाई हो जाएगा, और अगर आप शेयर को सेल करना चाहते हैं तो आपके शेयर की मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे बेनिफिट किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। नेक्स्ट इज नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स, जिन पब्लिक ने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते, तो इसीलिए जो कंट्रोल की पावर्स हैं वो सारी की सारी कहाँ रहती हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही रहती हैं। नो नीड ऑफ मॉर्गेज, आपको लोन मिल रहा है, जनरल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स प्रोवाइड कर रही है लेकिन बदले में कोई भी सिक्योरिटी की डिमांड नहीं कर रही है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। Now come to the limitations of public deposits. First one is fair weather friends. जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी इस टॉपिक की डिस्कस किया कि अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, तो ही पब्लिक जो है एडवर्टीज होने पर पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और अपने फंड्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं है, गुडविल अच्छी नहीं है, तो कंपनी एडवर्टाइज कर रही है पब्लिक डिपॉजिट्स को, बट जनरल पब्लिक, आप और हमारे जैसे लोग उनकी जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट्स आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। इट मीन्स कि पब्लिक डिपॉजिट्स जो हैं वो सिर्फ अच्छे समय के साथी हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का समय अच्छा चल रहा है, गुड टाइम में वो मूव कर रहे हैं, तो वो पब्लिक डिपॉजिट्स की हेल्प से फाइनेंस कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड नेचर। कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर मॉर्गेज नहीं रखी होती। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, कंपनी आपके फंड्स रीपे नहीं कर सकती है, तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अनहेल्दी ट्रेंड्स। यहाँ पर अप एंड डाउन्स कंपनीज में आते रहते हैं। अगर आज कंपनी की गुडविल अच्छी है, मे बी कल हो सकता है कंपनी को लॉस होने लग जाए और कंपनी की गुडविल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये हम नहीं कह सकते कि हम
हर टाइम पब्लिक डिपॉजिट्स की हेल्प से मनी कलेक्ट कर सकते हैं। ये अनहेल्दी ट्रेंड है। अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है तो हम मनी कलेक्ट कर सकते हैं, अच्छी नहीं है तो मनी कलेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।